मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि 15,000 रुपये से ऊपर वेतन पाने वाले कर्मचारी जिन्हें स्वैच्छिक रूप से कर्मचारी पेंशन योजना 1995 में उनके नियोक्ताओं के अनिवार्य अंशदान के अतिरिक्त स्वैच्छिक रूप से अंशदान करने की अनुमति नहीं है, जो प्रश्न है उनका। लेकिन यह देखा जा रहा है कि आज के महंगाई के ज़माने में दोनों में कोई भी श्रमिक जो छोटी सी भी कार्य करते हैं उन्हें कम से कम 15,000 रुपया या उससे ऊपर मिलता है, परंतु 15,000 रुपया से ऊपर वाले कर्मचारी को अनिवार्य अंशदान की अनुमति नहीं है। ऐसे कहें कि 15,000 से ऊपर वाले श्रमिक इस योजना के सदस्य ही नहीं बन सकते। इस योजना में शामिल होने के लिए अभी तक किसी भी संगठन या कार्यालय में 20 श्रमिक का रहना आवश्यक है। बहुत बार ऐसी समाचार आई है कि सरकार इसकी संख्या को कम करने 10 करने जा रही है। मेरा पहला प्रश्न है कि क्या सरकार का विचार 15,000 रुपये से ऊपर वेतन पाने वाले श्रमिक को इस योजना के दायरे में लाने का है एवं इस सीलिंग को कब तक हटाया जाएगा, तथा सरकार का विचार किसी भी कार्यालय में 20 श्रमिक की संख्या के बंधन को घटाकर 10 श्रमिक करने का है, ताकि छोटे से छोटे जगहों पर कार्य करने वाले श्रमिक भी इस योजना के तहत लाभ ले सकेंगे, तथा श्रमिक संगठन के लगातार मांग के अनुरूप श्रमिक को मिलने वाली न्यूनतम पेंशन 1,000 से बढ़ाकर 3,000 करने का, जिससे कि अधिक से अधिक श्रमिकों को इस योजना के तहत अधिक लाभ मिल सके। मेरा पहला प्रश्न। स्पीकर मैडम, ईपीएफ जो है पेंशन स्कीम जो है, ये पेंशन स्कीम कंट्रीब्यूटरी में आप एम्प्लॉयर का जो शेयर है, एम्प्लॉयर का शेयर है 8 है और सेंट्रल गवर्नमेंट का 1.16 जो है इसमें शेयर होता है। तो इससे मिलकर जो है एक कंट्रीब्यूटरी फंड बना है। लेकिन उनका प्रमुख क्वेश्चन है कि 15,000 के रुपए अंदर ही जो है इन लोगों के लिए इस एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम को हमने लागू किया, क्या इसको बढ़ाएंगे, ऐसा उनका पूछना है। हम लोग इसको वी आर वेरी एक्टिवली कंसिडरिंग दिस एनहांसमेंट ऑफ दिस 15,000 rupees also, and we are preparing some guidelines. We are framing the firm scheme, and accordingly when it comes to the picture, then I will give all the details to the honorable member. And also in EPF, I wanted to inform this honorable house also, we are going to amend the EPF Act, which is available under the 20 and above. If amended the Act comes, then the coverage will be increased. It will be up to 10. So that's why large number of workers, including unhonored workers, they can also come under this purview of this Act. अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री को आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, इसमें जो सवाल है सबसे बड़ा ये है कि केंद्र और राज्य के कर्मचारियों के पेंशन 10 साल के पुनर्मूल्यांकन में नए दर संशोधित कर पेंशन देती है, साथ ही साथ मुद्रास्फीति के दर से पेंशन की सूचीबद्ध किए हुए है। मेरा है कि लेकिन इस योजना में न तो मुद्रास्फीति दर के साथ पेंशन सूचीबद्ध है और न ही विगत 20 वर्षों से इसका कोई मूल्यांकन हुआ है। फलस्वरूप अगर किसी पेंशनधारी को आज से 20 साल पहले 2,000 पेंशन निर्धारित की गई तो उसे आज भी 2,000 ही मिल रही है, जबकि 20 सालों में मुद्रास्फीति के चलते इसका मूल्य लगभग 200 हो गई। इस तरह से इस पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को काफी ठगा जा रहा है। सरकार के पारिवारिक पेंशन योजना 1971 के तहत सरकार के द्वारा अंशदान मिलाया जाता था, जो अभी तक वही है, जबकि पेंशन योजना 1995 के तहत पेंशन अंशदान 8.33% मालिक एवं कर्मचारी का हो गया है, जबकि सरकार का अंशदान अभी तक 1.16% है। सरकार के द्वारा अंशदान नहीं बढ़ाने से सरकार की नीति एवं नियति दोनों पर शक पैदा करता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि देश में करीब 70% असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, जिनके बारे में इस योजना में कोई उत्तर में नहीं है, जबकि सबसे ज्यादा इन्हें संरक्षित करने की जरूरत है। मेरा स्पष्ट है कि इस बजट व्यवस्था करते हुए ईपीएफ में लावारिस परा पैसों का इस्तेमाल करके कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशनधारियों को पेंशन महंगाई मुद्रास्फीति दर के सूचीबद्ध करते हुए पेंशन भुगतान का है।
कब तक तथा इसमें सरकार का अनुदान 1.16 से बढ़ाकर 8.33% करने की है या नहीं, और साथ साथ असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को इस योजना के तहत लाने का विचार अधिक से है कि नहीं, लोगों को इस योजना का लाभ मिल सके, असंगठित मजदूर को। मेरा ये जानना पूरा का पूरा आज ही पूछोगे। मैडम, Yes. I have already informed him that this is a defined contribution scheme, and this defined benefit also is there. Defined benefit also there. अभी इसको हम लोगों ने, आपने दो प्रश्न इसमें पूछा गया है। एक जो है कि फर्स्ट ऑफ ऑल दिस एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम इज a very novel scheme and one of its kind in the world, madam, because they have got large number of benefits. But particularly, I wanted to inform the honorable member and to this August House that more unorganized workers, we are प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन लोगों के लिए भी जो है नए स्कीम्स लाए गए। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के ऊपर ही हमारा फोकस भी ज़्यादा है, तो उसमें जो है प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और ओल्ड एज पेंशन, और साथ ही साथ इन लोगों के लिए अटल पेंशन योजना, ऐसे बहुत से स्कीम जो है नए गवर्नमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आने के बाद किया है। इसको भी जो है हम सभी जो है उनको इंश्योरेंस जो है सोशल सिक्योरिटी देने के प्रावधान में इसमें आते हैं। इसके लिए आपको मैं अलग से विषय भी जो है बता के मैं प्रयास करूंगा। विजया चक्रवर्ती, आप इधर आइए नहीं तो। यस, विजया चक्रवर्ती। यस Madam, I have seen that lots of irregularities and fraudulences continued in the especially in the private organization, in the private industries, in business center, because they did not regularize the service of the employers. It is because if they complete the service of 11 months or 2 years, they are liable to give a pension to these people. So this person, they are cut out of their service when they complete just 10 months. Even in the big businessmen, even in the coffee industry also I have seen it. So my pointed question is this: whether Honorable Minister decide to have any legislation to get the proper list of the employees who are working in the unorganized sector, like, and also coffee organization, and whether the Honorable Ministers want to make any good legislation so that this organization may come into control of the ministry. Madam, already I have answered about the unorganized workers, about their schemes, and our priority also unorganized workers. But regarding the enhancement of the pension, madam, earlier that was asked. In this, for 1,000 rupees pension, the government is additionally contributing 850 crores to enhance the furthermore this is pension. Pension will be, it will be very burden on that. But even then, the exercise is going on. And other important, the enforcement of this law, we are making it strictly, and we have started with the UAN, Universal Account Number, and there is a central analysis wing. With this central analysis wing, the inspection will be done, and in the technology mart, the inspection is going to take place. So for the compliance and for the monitoring system, we are improving on the standards.